मेरे साथ क्या हुआ था, अभी से 2-4 साल पहले की बात है। लॉकडाउन हुआ था ना पहला वाला, उस टाइम पे मैं शूट पे गई थी। तो शूट के कुछ कैब वगैरह, तो उस टाइम मेट्रो वगैरह कुछ नहीं चल रही थी, कैब्स भी नहीं चल रही थी, बहुत रेयर चल रही थी। पर शूट क्यों चल रहा था उस टाइम पे? शूट्स एक्चुअली होता जब क्या सब है, कुछ नहीं चल प्रिंट और ई कॉमर्स शूट होते हैं ना, तो वो रेगुलर बेसिस पे चलते गॉट हैं इट, क्योंकि गॉट कपड़े इट। तो बिकने ही है ना, ई कॉमर्स चल सही रहे थे बात उस है। टाइम पे। तो ई कॉमर्स शूट के लिए मैं गई थी। तो मेरा भाई मुझे छोड़ के आया था वहाँ पे, कृष्णा नगर लोकेशन है वहाँ पे, मेरा भाई मुझे छोड़ के आया। तो शूट करते करते ना थोड़े, क्योंकि बहुत कम शूट्स चल रहे थे उस टाइम पे, तो 2 दिन में 3 दिन में गई थी, तो काफ़ी सारे गारमेंट्स जो थे इकट्ठे हुए हुए थे। तो मैं शूट करते करते थोड़ा सा लेट हो गई। रात के मुझे लग रहा है 11 बज गए थे, और 11 बजे मुझे कैब, मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था कि मैं ट्रैवल कैसे करूँ। तो मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया मुझे लेके जाने के लिए। आधे रास्ते मुझे जिनके साथ मैं शूट करती हूँ उन्होंने मुझे थोड़ा सा आगे तक छोड़ दिया था, तो वहाँ तक मेरा फ्रेंड आया मुझे लेने के लिए। तो उसके साथ मैं गई। मैंने क्योंकि शूट पे गई थी तो मेकअप वगैरह सब लगाया हुआ था, परफ्यूम भी लगाया हुआ था, सब बाल वगैरह मेरे खुले हुए थे। तो वो मुझे लेने आया, उसने मुझे रिसीव किया। पहले तो गाड़ी में जैसे मैं बैठने लगी ना, तो उसने गाड़ी, वो आ गया मुझे लेने, बट गाड़ी स्टार्ट करने लगा ना तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई पहले तो मुझे लगा, उसने बोला कि गाड़ी क्यों स्टार्ट नहीं हो रही है। तो फिर थोड़ी देर बाद हमने ट्राई किया उसने बार बार, तो मैं गाड़ी में बैठी हुई थी। तो बहुत देर बाद गाड़ी पहले स्टार्ट हुई, फिर हम निकले। तो जैसे हाईवे वगैरह पे जाते हैं ना, रास्ते में से बीच में से मेरे घर के पास जिस रूट से मैं जा रही थी, क्योंकि पूरा लॉकडाउन का टाइम था, बिल्कुल अंधेरा, सारे आउटलेट्स वगैरह सब बंद थे, और हम लोग जा रहे थे। तो वहाँ से ना शमशान घाट, क्योंकि डेथ भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, कोरोना था उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा डेथ्स हो रही थी। तो वहाँ से निकले, शमशान घाट के रूट से निकले। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद हम हाईवे पे गए। तो वहाँ पे क्या हुआ, हम लोग मतलब बिल्कुल अंधेरे में जा रहे हैं, बिल्कुल सारी चीज़ें बंद है। वहाँ पे क्या हुआ, गाड़ी ना नॉक होने लग गई। मतलब गाड़ी आगे से पीछे तक, कार जैसे कोई नॉक करता है ना, आवाज आती है कि अच्छा। कोई खोलने के लिए नॉक करता है। चलती गाड़ी? लेकिन गाड़ी चलती हुई चल गाड़ी, रही है। अंधेरे में गाड़ी चल रही है, और गाड़ी ना नॉक हो रही है, बहुत आवाज आ रही है। वो मेरी शक्ल देख रहा है मेरा फ्रेंड, और मैं उसकी शक्ल देख रही हूँ कि गाड़ी में से आवाज कैसे आ रही है। तो मैंने पूरा लाइट्स ऑन करके, टॉर्च जला के सब कुछ चेक किया, गाड़ी के अंदर तो कुछ भी नहीं था। फिर उसके बाद क्या हुआ, हमने ना हाईवे से जाके एक जगह पे गाड़ी रोकी। वहाँ पे जाके हमने चेक किया, पूरी गाड़ी चेक करी कि कुछ आवाज़, कुछ टूटा तो नहीं है, किसी चीज़ की आवाज़ तो नहीं आ रही है, कुछ धुआं वगैरह तो नहीं है गाड़ी में। सारी चीज़ें चेक करने के बाद में, उस टाइम तक वो नॉक होना बंद हो गया था। पहले तो बहुत ज़्यादा नॉक हो रहा था, बहुत, मतलब जैसे सुनाई देता है ना, वैसे सुनाई दे रहा था बहुत। उसके बाद नॉक होना बंद हुआ। हम लोग, मैं बंद करके गई हूँ उसके बाद में। उसके बाद क्या हुआ, मुझे ना कोई दिखने लग गया था घर में, मतलब जैसे मैं गई हूँ ना, तो मुझे कोई दिखाई देता था, जैसे सपने में भी दिखता था, और मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कोई देख रहा है, मुझे ऐसे होता था। तो मैं उस दिन तो सो गई, मैंने मम्मी को बताया कि ऐसे ऐसे हुआ। मेरी मम्मी ने बोला कि लॉकडाउन का टाइम है, बाहर मत जाओ, क्यों जाना है, शूट करना इतना इंपॉर्टेंट है, इतनी डेथ्स हो रही हैं, सब ये सारी चीज़ें बोली। फिर मैंने फिर भी उनको इग्नोर किया, ऐसा होता है ना, मानते नहीं है इतना जल्दी। तो मानी नहीं मैंने बात, मैं सोई। तो मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ ना मेरा कोई पैर, जैसे पैर हिलाते हैं ना, ऐसा मेरा पैर हिलाया किसी ने। मुझे लगा मेरी मम्मी कर रही है शायद से, क्योंकि मैं अपनी मम्मी के साथ में सोती हूँ। तो मैंने वो इग्नोर किया। एक दिन हुआ, सेकंड डे फिर मेरे साथ यही हुआ, कभी पैर में कुछ कर रहा है कोई, कभी हाथ में कर रहा है। तो मैंने वो भी चीज़ इग्नोर करी। काफ़ी दिन तक मेरे साथ में यही सब चीज़ें होती रही। डेली मेरे साथ कुछ ना कुछ होता था, मैं फील करती थी, बट मतलब मुझे पैर वैर हिलाना पैर टाइप? हिलाना, मेरे बाल खिंच गए, या मेरे कुछ, मुझे किसी ने हिला दिया, ऐसी ये डेली मेरे साथ कुछ ना कुछ चीजें। और जो तुझे दिखता था तो कोई शेप दिखती थी, क्या मुझे दिखता कोई ना था? मतलब मुझे इंसान दिखाई देता था। अब मुझे ये नहीं पता कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती उसको, मुझे कोई दिखाई देता था कि मुझे देख रहा है, मुझे ऐसा लगता था। मैं बताती भी थी कि मम्मी ऐसे हो रहा है, तो मेरी मम्मी जैसे मानती ही नहीं है घर वाले कि ये हो रहा होगा, ऐसे सोचते हैं ऐसी बोल रही है, कोई बात नहीं, हुआ होगा कुछ। तो एक बार क्या हुआ, सर्दियों का टाइम था, ब्लैंकेट लेके सो रही थी आराम से। तो मुझे ना किसी ने बहुत तेज ऐसे हिलाया और मेरा ब्लैंकेट खिंच गया। तो मुझे लगा मेरी मम्मी, जैसे सुबह उठाते हैं घर वाले, उठाते हैं ना सुबह सुबह के, उठ जाओ। तो मैंने ना एकदम से पीछे मुड़ के चिल्लाया कि क्यों उठा रहे हो मुझे, मुझे तो कहीं जाना भी नहीं है।
मैंने देखा कोई नहीं था। मैंने फ़ोन देखा, रात के बज रहे थे 3 साढ़े 3 बज रहे थे और कोई भी नहीं था। मेरा ब्लैंकेट खुद उठाया, मैंने अपनी मम्मा को उठाया कि मुझे ना ऐसे ऐसे हुआ है। तो मैंने अपनी मम्मी को बताई ये चीज़ और मेरी मम्मी ने फिर मुझे उल्टा ये बताया कि मेरे साथ भी 1 महीने से यही सब चीज़ें हो रही हैं। 1 डेढ़ महीने से मेरी मम्मी के साथ भी सेम चीज़ें हो रही थी। मुझे लगता था मेरी मम्मा कर रही हैं, उनको लगता था मैं कर रही हूँ, शायद सोते हुए पैर में कुछ हो जाता हो। और प्रॉपर फील होता था कि कोई जैसे इंसान करता है ना कि कुछ टिकलिंग हो रही है या बाल खींच दिए कभी या कुछ कर दिया, तो मुझे ऐसा लगता था, मम्मा को भी ये लगता था सेम चीज़ कि शायद ये कर रही होगी। दोनों के साथ ये सब चीज़ें होती रही। हमने बहुत मतलब पंडित को दिखाया। तो उस दिन तो मतलब ले आई किसी को जब तू हाँ, गई थी तो शूट मैं पे जब अपने गई ना साथ? तो मैं पोजेस हो गई किसी से, तो वो मेरे घर ही आ गई। जो भी मतलब नेगेटिव एनर्जी थी, कुछ भी, मतलब लोग बिलीव नहीं करते भूत वूत में तो आजकल, स्पिरिट्स में, बट जो भी नेगेटिव, क्योंकि खाली था, बिल्कुल सुनसान एरिया था, गाड़ियाँ नहीं चल रही थी इतनी ज़्यादा, कुछ नहीं था। तो जो भी चीज़, जैसे हाईवे पे डेथ्स होती हैं बहुत सारी, उस टाइम पे तो और ज़्यादा हो रही थी। इस दौरान तूने अपने उस दोस्त से शेयर किया था जिसके साथ तू आई थी कि भाई मैंने तेरे को उससे कुछ शेयर ऐसा कुछ किया, फील हो उस रहा है? टाइम पे भी मैंने शेयर किया उसके साथ में कि ये हो क्या रहा है। मतलब मैं तो लड़की हूँ, उसको लगा कि ये डर ना जाए, उसको समझ में आ रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, बट उसने मुझे, मैं डर ना जाऊं और बाद में मुझे नींद ना आए। वैसे मुझे आ भी नहीं रही थी काफ़ी टाइम तक नींद, मैं बहुत लेट सोती थी और जब मैं सोती थी तो मेरे साथ यही सब होता था। तो उसने मुझे बताया नहीं, बट मैंने उससे बाद में डिस्कस किया कि मेरे साथ में ये हो रहा था। तो उसने मुझे बताया कि उसके साथ भी सेम चीज़ें हो रही हैं, मतलब उसके साथ भी सेम चीज़ें, यही सब मेरे पूरे घर में यही सब चीज़ें हो रही थी। बहुत नेगेटिव चीज़ें भी हो रही थी, मतलब जैसे मैं बीमार हो जाती थी, मेरी मम्मी बीमार हो जाती थी, कुछ चीज़ खराब हो गई घर में या कुछ भी, मतलब सारी नेगेटिव चीज़ें हो रही थी उसके बाद में। तो मम्मी ने मुझे दिखाया किसी, उसके साथ कुछ अलग भी हुआ था, कुछ जो तेरे साथ ना हो, एक्सट्रीम कुछ अलग? एक्सट्रीम कुछ नहीं हुआ था। उसको भी रात में कुछ दिखता था, कभी कुछ दिखता था। जैसे एक दिन मेरे साथ क्या हुआ था, मैं अपनी फ्रेंड के साथ में थी, लेट नाइट शूट था, तो मैं उसके घर रुक गई थी। तो मेरा एक फ्रेंड है, मुझे वो बैठा हुआ दिखा, ठीक है, मुझे वो दिख रहा है, बैठ के मुझे देख रहा है और कुछ बोल रहा है, पता नहीं ऐसी लैंग्वेज बोल रहा है कि जो समझ में भी नहीं आ रही है। तो मैंने उससे पूछा कि तू यहाँ क्या कर रहा है इतनी रात में बैठ के। मैंने टाइम देखा और फिर मैंने थोड़ी देर बाद जब फ़ोन देखकर उसको देखा तो वो वहाँ पे था नहीं, वो दूसरे रूम में सोया हुआ था। मैं वहाँ से गई दूसरे रूम में और मैंने, वो बहुत गहरी नींद में सोया हुआ है, मैंने उसको उठाया, मैंने उससे पूछा कि क्या तू वहाँ पे बैठ के कुछ बोल रहा था। उसने मुझे बोला कि नहीं, मैं तो बहुत देर से सो रहा हूँ, क्या बात कर रही है। तो मेरे साथ ऐसे ऐसी चीज़ें हो रही थी, बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ें। तो कुछ दिखना, नेगेटिव चीज़ें, और मेरे साथ जो भी लोग होते थे ना उनको भी सेम चीज़ें होती थी। जैसे एक बार क्या, जो लड़का मुझे दिखा था ना, उसके साथ क्या हुआ, वो उनका फ्लैट हमारे पास में ही था, मेरे घर के पास में। तो उसके साथ क्या हुआ, वो सोया रात को और हमारे पास भागते हुए आया रात को 3-4 बजे, कॉल करी उसने। हमने गेट खोला, पूछा क्या हुआ, उसने बोला मैं सोकर उठा, मुझे किसी ने उठाया और सारे मेरे कर्टन्स जो थे वो नीचे गिरे हुए थे। अरे तेरी, ये सब हो रहा था। ये साला सोता हुए को क्यों उठा रहा है ये भूत? जिसे देखो सो के उठा रहा क्या चादर निकाल रहा है, पर्दे निकाल रहा है? है। कोई बच्चे का भूत होगा ये, मुझे जो लगता ये कुछ कहना चाह रहा है। शायद कुछ कहना चाह रहा हो या किसी को कुछ मैसेज देना चाह रहा हो। और क्या होता था, जैसे गेट होते हैं ना, मिडिल में एक गेट होता है, बाहर मेन गेट लॉक कर लेते थे हम, मिडिल में एक गेट होता था, उसको डोर बंद करके हम आराम से अंदर रहते थे। वो क्या होता था, नॉक होता था, वो नॉक होता था, हम लोग सुनते हैं, मतलब सुनाई दे रहा है हमें कि नॉक हो रहा है, सब हम अंदर बैठे हैं और बाहर वाला डोर बंद है, देख के आए कोई भी नहीं है। 1-2 बार तो क्या हुआ, उसके अंदर ऐसे जैसे कोई लात नहीं मारता, लात मार के डोर खोलता है, हिट करके खोलता है या जोर जोर से बजा रहा है कोई, ऐसे बहुत आवाज़ें आती थी, बहुत हम लोगों ने फील किया। फिर मैंने बहुत, जब ज़्यादा ही एक्सट्रीम लेवल पे हो गया, ये सब होने लग गया, मुझे रोज़ रोज़ फील होने लग गया, तो मम्मी मुझे ना किसी पंडित जी के पास लेके गई। वैसे झाड़े वाड़े लगवाते हैं ना, ऐसे करवाती थी, तो मुझे थोड़ा बेटर फील होता था, बट फिर होने लग जाता। तो उन्होंने बताया मुझे ऐसा कि, मैंने उनको बोला कि इस दिन से मुझे ऐसे हो रहा है और मेरे फ्रेंड के साथ में भी हो रहा है, मेरे साथ में भी हो रहा है, मेरी मम्मा के साथ में भी हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना सारी चीज़ें पूजा वूजा करी उन्होंने, फिर वो भभूत वगैरह देते हैं ना, वो दी थी। फिर उसके बाद में उन्होंने क्या किया, बताया मुझे कि आप ऐसे रात में गए थे, सुनसान था, और आप जैसे शमशान घाट के आगे से निकली थी, और उन्होंने बताया जैसे डेथ्स वगैरह होती है ना हाईवे पे,
तो उससे किसी चीज़ से मैं नेगेटिव एनर्जी से पोजेस हो गई थी। तो वो मेरे साथ मेरे घर आ गई, क्योंकि मैंने परफ्यूम लगाया हुआ था, मैंने मेकअप किया हुआ था, तो उसके मैंने बहुत सारी चीज़ें करवाई। परफ्यूम का तो सुना है, मेकअप का तो पहली बार सुन रहा हूँ कि मेकअप मेकअप में से भी भी ना अट्रैक्ट होते हैं। फ्रेगनेंस होती है, जैसे लिप ग्लॉसेस या लिपस्टिक right. में, तो ये सब चीज़ें होती है ना फ्रेगनेंस। बाल खुले थे मेरे, बोलते हैं ना बाल खोल के लड़कियों को नहीं जाना चाहिए, तो मेरे बाल खुले हुए थे, उससे ये सब चीज़ों से वो मुझे पोजेस कर गया। मेरे साथ एक्सट्रीम तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैंने आगे वो बढ़ने नहीं दिया। मैंने बहुत सारी पूजा वगैरह कराई हमारे घर में भी हम लोगों ने। तो मेरी मम्मी के साथ भी कुछ दिनों में वो चीज़ कम होनी स्टार्ट हो गई, बंद हो गया, फिर बाद में होना मेरे साथ भी बंद हो गया। अरे बाप रे। भाई साहब ये तो अलग ही है यार। मतलब ये ऐसा बहुत होता है अलग ना कि सुना होता है कि दिखते पंडित जी हैं। के पास गए तो उन्होंने वो सब नहीं करा कि जैसे करते हैं ना कि निकाल देते हैं कि कौन है बता, तो नहीं नहीं, निकाला निकाला तो नहीं तू था। आवाज बदल के बोल रही है कि मतलब कुछ मैं टाइम वो में ना हूँ। वो खुद चला गया, या जैसे भी बोल सकते हो, मेरे साथ ये सब चीजें होनी बंद हो तो गई। तूने कोई धागा वागा धागे रेगुलरली वगैरह बांधा? बहुत बहुत बांधे हैं मैंने। उन्होंने कभी धागे बांधते थे, कभी झाड़ा वो लगा। पंडित जी कहाँ के थे? पंडित जी मेरे घर के पास ही थे, क्योंकि मैं ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी उस चीज़ से, क्योंकि मुझे नींद नहीं आती थी रात को, सो ही नहीं पाती थी, मेरी मम्मी भी नहीं सो पाती थी। और उन्होंने ये नहीं बताया कि जैसे जो भी एंटिटी थी वो थी क्या, बच्चा था कोई या बच्चा औरत नहीं था, थी? उन्होंने तो मुझे मेल बताया था, कोई मेल है अच्छा। जो पोजेस हो गया है, मतलब मुझसे अटैच हो गया। हाँ, मतलब ये बताया था उन्होंने मुझे, तो इसलिए वो मुझे परेशान करता है बेसिकली। मेरी मम्मी को भी करता था वो हो सकता है अगर मैं नहीं कुछ करती तो वो ज़्यादा कुछ करने लग जाता, क्योंकि जिन्स वगैरह बहुत सुनते हैं ना, लड़कियों के पीछे जिन बहुत ज़्यादा होते हैं आजकल, तो सुना होगा आप लोगों ने। जिन तो भाई लड़कियों को ही पकड़ता है जिन वो। लड़कियों को ही पोजेस करते हैं, तो मुझे ये नहीं पता बेसिकली कि जिन था या क्या था, बट उन्होंने मेल बताया था मुझे। जिन तो बेसिकली फिजिकल फायदा उठाने के लिए भी हाँ, पकड़ता है लड़कियों को, हाँ, कि बहुत भाई ज़्यादा। अपने आप ही पता नहीं क्या क्या होता रहता है। मेरे साथ मतलब मैंने फील किया है, मुझे टच तो करा है, मतलब टच करता है, जैसे मैंने अच्छा। बताया बाल खींचे हैं, या मुझे ऐसे हिला दिया, उठाने की कोशिश करी है, या पैर में कुछ करा है, हाथ में कुछ करा है, तो ये सारी चीज़ें तो मैंने फिजिकल टच तो मैंने फील किया है, बट इससे ज़्यादा होने से पहले ही, क्योंकि हमने उसका सोल्यूशन ढूंढ लिया, तो उससे ज़्यादा हुआ नहीं वो। और कितनी बार जाना पड़ा था उन पंडित जी के पास? पंडित जी के पास तो मतलब जा जाके हम लोग थक गए थे, मतलब इतनी बार जाना पड़ा था। मैं पहली बार तो मैं गई, मुझे खुद डर लग रहा था वहाँ पे, किसी को किसी चीज ने पोजेस कर रखा था, कोई वहाँ पे कुछ हरकतें कर रहा है, भूत अच्छा। उनके ऊपर, मतलब क्या जो क्या हो रहा एक्सट्रीम था है, कुछ बताइए। मतलब जैसे भूत किसी के ऊपर पोजेस हो जाते हैं, जैसे मूवीज में देखते हैं ना कुछ, तो वो उल्टी हिल सीधी- रहे थे हाँ, क्या? ऐसी कुछ हरकतें कर रहे हैं। हाँ, मैंने ये सारी चीजें देखी। फिर पहले तो मुझे खुद ही डर लग रहा था कि मैं लड़की हूँ, मेरे साथ ये सब ना होने लग और जाए। वैसे भी हो रहा था जैसे मूवी में दिखाते कि आवाज भी चेंज हो जाती है, औरत है लेकिन ये आवाज मैंने चेंज हो बताया, तो मेरा फ्रेंड था, उसके साथ में ये सब चीजें हुई ना, वो मेरे साथ रहता था, तो उसके साथ ये सब, वो आवाजें बदल बदल के बात करता था, और जब मुझे दिखा तब भी कुछ ऐसी लैंग्वेज में बोल रहा था जो मुझे समझ में ही नहीं आ रही थी क्या बोल रहा है। गई। आवाज कैसी बदल जाती थी? मतलब लड़की जैसे- की भी हो जाती थी? नहीं नहीं, आवाज कुछ और लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज ही नहीं पता कि किस भाषा में बोल रहा है, अजीब से तरीके से बोलते हैं ना जो समझ में नहीं आती, ऐसे ऐसे बोलना, और उससे पूछते थे तो कुछ अजीब तरीके से जवाब देता था, ऐसे हुआ था। तो पंडित जी के पास गए, फिर उन्होंने सोल्यूशन पहले किया, पूजा वगैरह करी। तुम्हारे घर पे आके करी या वहां पर? पहले तो उन्होंने मुझे सोल्यूशन बताया कि ये करो, गंगा जल छिड़क लो, जैसे आते हो बाहर निकलते हो तो गंगा जल छिड़क लो अपने ऊपर, कलावे वगैरह बांधे थे, तो ये सारी चीज़ें बताई थी मुझे, गंगा जल पी लो। फिर बाद में जब नहीं हो रहा था, ठीक नहीं हो रहा था ये सब करने से, गंगा जल से, धागे वागे बांधने से, तो उसके बाद में उन्होंने पूजा करी थी, बाहर भी कराई थी। एक और चीज़ उन्होंने मुझे बताई थी, पाठ वगैरह करना है, बट वो बहुत लंबा था, तो मैं वर्किंग भी हूँ, तो मैं वो कर नहीं पाई थी, तो उसके बाद तो बंद ही हो गया था। खैर, इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, बट पूजा तो उन्होंने मेरे घर पे आके करी थी। और वो जो इतनी बार सिटिंग्स होती थी, जितनी बार तू जाती थी, तो वो कितना टाइम लगता था उनके वहाँ पर? मतलब वो पूछते थे मुझसे सारी चीज़ें, मैं बताती थी उनको वो सारी चीज़ें। देख, अब मुझे पता नहीं ना, उनकी तो अपनी सिद्धियाँ होती है, वो अपने आप देखते हैं,
सारी कुछ ऐसा भी होता था कि वो खुद बता देते वो खुद ही बता देते थे, आधी चीजें वो खुद बता देते थे मुझे कि जैसे ये कि सारी क्या चीजें क्या शॉकिंग लगा तुझे उनसे मतलब बात मुझे यही सारी चीजें कि उन्होंने खुद ही बता दिया मेल है और हाईवे पे जैसे डेथ्स होती है तो शायद उसकी डेथ हुई है, तो वो तो हाईवे लड़की का से तो तूने ही बताया था ना उन्हें, या नहीं नहीं उन्होंने उन्होंने बता मुझे दिया? पहले ही बता दिया था, मैंने उनको सिर्फ डेट बताई थी और ये बताया था कि मेरे साथ ये चीज हुई। और उन्होंने बता दिया कि आप हाईवे से आए हो, हाँ उन्होंने वहां मुझे पर हो खुद ही गया। बता दिया कि किसी हाईवे से या ऐसी कुछ जगह से तुम गए हो तो वहां से तुम्हें किसी मेल ने पोजेस किया है, मतलब अट्रैक्ट हो गया है वो तुमसे। तो जैसे बोलते हैं ना जिन भी ऐसे ही आ जाते हैं लड़कियों के ऊपर, तो मेल्स लड़कियों से जैसे अट्रैक्ट हो जाते हैं, ऐसे कोई पोजेस कर लिया था मुझे किसी ने। भाई साहब ये तो अलग ही चीज है यार। भाई यार मैं तो ये सोच रहा हूँ रात में साले हमारी कोई चद्दर हिलाए तो भाई कैसा तू क्या लगेगा यार। करेगा अगर तेरे साथ होएगा? मेरे साथ तो हुआ है। तेरे साथ हुआ है? हाँ तो तूने तो बताया भी था। नहीं वो अलग चीज है, ये अलग हुआ है। बताइयो बताइयो। मतलब जैसे नॉर्मली आई ट्रैवल अ लॉट, तो हम लोग अभी रिसेंटली ना चंडीगढ़ गए थे एक शूट के पर्पज से। तो लड़कियां बैठी थी ऐसे, पहले मस्ती मजाक चल रही थी, खूब नाचा वाचा, ठीक है। तो ना डांस कर रहे थे उस टाइम पे ना नॉक हुआ गेट। इसने अभी जो नॉकिंग वाली बात बोली थी उस टाइम मैं स्माइल भी इसलिए कर रही थी क्योंकि मुझे एकदम से वो चीज़ रिकॉल हो गई। तो वो गेट ना बड़ी ज़ोर से नॉक हुआ, हमने गेट खोल के देखा, गेट के बाहर तो कोई भी नहीं था। फिर हम वापस से, कौन अपना फन छोड़ के कौन देखेगा भाई बाहर कौन है, हम वापस चालू हो गए, वापस से डांस वांस करने लग गए। फिर उसके बाद दोबारा नॉक हुआ, दोबारा देखा। तो अब एक ना वो होता है लड़कियों में, अगर 4 लड़कियां कहीं बैठी है और गॉसिप ना हो, दैट इज़ इम्पॉसिबल। तो अब क्या हुआ, वो नॉकिंग से ना एक अजीब सा ही वो बोलते हैं हॉरर माहौल बन गया। फिर बातें चालू हो गई, तो हम ऐसी अपनी छोटी मोटी हॉरर बातें कर रहे थे। सडनली गेट बहुत तेज नॉक होने लगे। अब हमें लगा शायद कोई और लड़की, क्योंकि हम लोग अराउंड 20-25 गर्ल्स गए थे, तो हमें लग रहा था कि शायद कोई और लड़की मज़े ले रही होगी, ऐसी बजा रही होगी कि भाई के अंदर आ जाऊँ या कुछ ये वो। फिर हमने दोबारा देखा, कोई नहीं था। हम 3 बार रूम चेक कर चुके हैं खोल के, रूम के बाहर कोई नहीं था, रूम काफ़ी ज़ोर से नॉक हो रहा था। हमने बोला बहुत देर हो गई, चलो लेट्स स्लीप, ताकि हम लोगों को इतना नेगेटिव वो फील ना हो। अभी तक रूम में 5-6 लड़कियां थी हम, फिर वो लोग बाकी अपने रूम में चले गए, हम 2 लोग थे, मैं थी और दीदी थी, हम लोग सो गए अपने रूम में। फिर सडनली 4 टाइम दोबारा से नॉकिंग हुई। अब क्या होता है, जब 2 लोग होते हैं तो डर और ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। देन आई कॉल्ड नीचे रिसेप्शन पे, उन लोगों ने फ़ोन उठाया, मैंने बोला एक बार आप रूम के बाहर देखो कौन है, हमारा रूम बहुत देर से कॉन्टीन्यूसली नॉक हो रहा है, ठीक है। तो उन्होंने देखा कैमरा में, उन्होंने बोला आपके रूम के बाहर तो कोई नहीं है, और कैमरा में लिटरली गेट हिलता हुआ दिख रहा है कि रूम नॉक हो रहा है बट रूम के बाहर कोई नहीं है, और हमारा रूम कॉन्टीन्यूसली नॉक हो रहा था। वो फ़ोन पे बोल रहे कोई नहीं है नीचे। अरे मतलब हम लोग बोलते हैं ना वो पिन ड्रॉप साइलेंस वाली सिचुएशन, बट डग 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 चल रही है, वो हो रहा है कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। अब यार ऑब्वियसली हर किसी के हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे सिचुएशन में। हमने उन लोगों को बोला आप ऊपर आओ, हमारा रूम अभी चेंज करो, बिकॉज हम इस रूम में नहीं रह सकते। अब उन्हें भी समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है, ठीक है। तो वो लोग ऊपर आए, उन्होंने बोला ठीक है हम रूम चेंज करा देते, कोई बात नहीं। हमारा रूम चेंज हो गया, हम सो गए आराम से। सुबह उठे, सुबह यही डिस्कशन चल रही थी ब्रेकफास्ट टेबल पर, तो हम बता रहे थे हमारे साथ तो रात को ऐसा हुआ। तो लड़कियों ने बताया एक दोनों की कि पहले ऐसा होता था, अपने आप ही सोते सोते टीवी चालू हो जाता था, लाइटें चालू हो जाती थी उसी जगह? हाँ, उस सेम होटल में। अच्छा, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि मतलब ये टीवी चलना, लाइट चलना तो कोई किसी ने इतना बड़ा नहीं समझा, बट ये नॉकिंग, मतलब हमने भी स्टार्टिंग में सोचा था कोई ऐसे मजे ले रहा होगा, बट जब ये बहुत ज़्यादा हुआ तो डर लगने लगा। फिर ना सडनली हमने बोला कि आप ना एक बार, मतलब ऐसी बात कर रहे थे, हमने रिसेप्शन पे बोला आप एक बार होटल चेक करवाओ, एक बार होटल चेक कराओ। तो वो हमारे रूम में जिसमें हम रात में ही नॉकिंग हो रही थी उसकी क्लीनिंग हो रही थी, तो उन्होंने सडनली चेक करा, तो जो बराबर वाला रूम था उसके अंदर एक लेडी थी जो कि प्रॉपर ब्लैक मैजिक कर रही थी। अच्छा, ठीक है। और मतलब ब्लैक मैजिक भी ऐसा कि वहाँ पे जेन्युइनली सिंदूर विंदूर था, नींबू थे, कीले थी, मोमबत्तियाँ थी, सब कुछ, मतलब इतना बिखरा हुआ, इतना मेस रूम। वो हमने जब देखा ना, मतलब एक होता है ना वो वाले गूज बम्स कि आप एक्चुअल में हॉरर मूवी देख रहे हो, और वो मूवी में देखने में इतने डरावने नहीं लगते जितना वो आप जब लाइव देखते हो तब लगते हैं डरावने। और वो औरत कैसी थी दिखने में? वो बहुत नॉर्मल थी, बहुत बेसिक लेडी थी, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि बहुत सुंदर है या बहुत बेकार है, बहुत बूढ़ी है, ऐसा नहीं, बहुत बेसिक लेडी थी।
ठीक है, और उस लेडी के ना मतलब हाथों में सुइयाँ वुइयाँ हैं, डॉल है, चीज़ें, और ये चीज़ें ना आप जब सुनते हो तो बहुत कैजुअल लगती हैं, बट आप जब सामने देखते हो ना तब आपको फील होती है, वो बहुत गंदी फीलिंग होती है जब आपको वो सब चीज़ें सामने देखते हो। हमें गूज़बम्स आ गए। एंड जब उससे बात हुई तो उन आंटी ने हमें बताया कि वो 25 डेज से उस होटल, तुमने आंटी से बात क्यों करी भाई? मतलब इट्स लाइक ऑब्वियसली यार वो वहाँ पे क्या रही हैं। तो स्टाफ था वहाँ पे होटल का या फिर सिर्फ तुम लोग ही थे? नहीं, स्टाफ था प्रॉपर, वो जो क्लीनिंग स्टाफ था वो था, और एक बंदा जो नीचे से ऊपर आया था हमारे साथ की लेके, वो था। 3 बंदे थे हमारे तुम लोग साथ। बात कर रहे थे? हाँ, मतलब आपस में तो ऐसे नॉर्मली बात करते हो, भाई ये क्या कर रही है, ये क्या हो रहा है, सारे बच्चे यंग लोग थे, ऐसा कोई नहीं था। तो एकदम से ऐसा लगता है कि यार हो क्या रहा है, तो आप कर क्या रही हो, ये क्या कर रहे हो, एकदम से वो सवाल हर किसी के जहन में आता है। आई गेस इट्स अ वेरी कॉमन चीज़। तो उन्होंने वो कुछ बोले नहीं उस टाइम पर, जब उन्हें हम रिसेप्शन पर लिख रहे हैं, मतलब नॉट हम, जो वो थे होटल स्टाफ, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में बेस्ट होता है आप दूर रहो, क्योंकि पता नहीं, क्योंकि ब्लैक मैजिक सबने सुना होगा कि बालों से भी हो जाता है, एक ब्लड से भी हो जाता है, फिर आपकी कोई पुरानी चीज़ से भी हो जाता है, कपड़ों से भी हो जाता है, कपड़ों का कुछ उसने निकाल लिया उससे भी हो एग्जैक्टली। तो वी प्रेफर कि हम उनसे दूर रहें। तो वो जब नीचे वो स्टाफ वगैरह बात कर रहा था ना, तब उन्होंने बताया कि 25 डेज से वो यहाँ पर है। और सबसे बड़ी बात ये है कि कैमरा में कोई रिकॉर्डिंग नहीं है उनके आने की, कैमरा में कोई कुछ नहीं है, उनके रिकॉर्ड्स में कोई भी वो नहीं, एंट्री नहीं है कि वो वहाँ आई हैं। किसी को पता ही नहीं कि वो 25 दिन से होटल में है। अरे, और होटल वालों को भी नहीं पता कमरे में कोई रह रहा है। एग्जैक्टली। और सबसे तो बड़ी होटल बात, वाले तो ऐसे चेक करते हैं कि भाई लॉन्ड्री करा लो, ये करा लो, वो करा लो, सफाई करा लो, पता ही नहीं लोगों को। बट जब किसी रूम में चेक इन ही नहीं हुआ तो वो उस रूम को चेक क्यों करेंगे? अरे भाई यार, ये भी सही। लॉजिक ना। और आई डोंट नो, मे बी शायद वो उनके मैजिक का इफेक्ट होगा कि उस रूम की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया, क्योंकि 25 डेज एक होटल में रूम ऑक्यूपाइड रहना, इट्स अ वेरी बिग डील, ठीक है, जिसके बारे में होटल वाले ही अवेयर नहीं है। तो मतलब ये बहुत छोटा सा इंसिडेंट है, बट जब आप उधर होते हो और ये चीज़ें लाइव देखते हो तो ये छोटी सी चीज़ भी आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। सही बात है यार। सही में यार, भाई किसी होटल में गए और नॉक हो रही है बगल वाले कमरे में तो यार फटी जाएगी इंसान की। अंदर से गाली दो, भाग जा। गंदी गंदी गाली दो। जहाँ से आई है वहीं जा, जिसकी है उस पे जा। हाँ, मेरी मम्मी बता रही थी मुझे कि जैसे कभी चौराहे पे पैर पड़ जाए या गलती से कुछ हो भी जाए ना, तुरंत बोलो जिसकी है उस पे जा, उसे एक्सेप्ट मत करो। हाँ, जिसकी है उस पे जा, जिसकी है उस पे जा, मतलब उससे डर के भागो मत की। इसीलिए लड़कों के साथ चीजें कम होती है, बिकॉज वो बोल्डली इन चीजों को हैंडल कर लेते हैं। लड़कियां तो ओ मतलब ठीक है, मेरे साथ भी आई नो हो जाता है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। but यार फर्स्ट रिएक्शन तो वो होता है कि हाँ, डर first लगता है, reaction फर्स्ट तो डर रिएक्शन तो लगता ऐसा है होता यार, है, वहम पर फिर आता तुम उसके बाद क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, वो उस पे ज्यादा डिपेंड करता है मेरे ख्याल से। लड़कियां ओवर थिंकर होती हैं, तो वो इस चीज़ के बारे में और सोचती हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ें और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती हैं। और वो मतलब क्या बोलते हैं, अगर कमज़ोर, सबने सुना है कमज़ोर को ताकतवर दबाता ही दबाता है, तो वो उस टाइम पे अपने आप को और पावरफुल फील करती है एनर्जी, और वो आपको हावी हो जाती है। हावी हो जाती है आपके ऊपर। भाई यार लेकिन अलग ही सीन है भाई। तो मतलब वो नॉक वही कर रही होगी और कैमरे में वो दिख नहीं रही होगी, बिकॉज वो नहीं, ये नहीं पता नॉक किसने किया, ये नहीं पता। सोच वो वहां पे बैठ के गुड्डे पे कुछ दबा रही है ठक ठक, और यहाँ नॉक हो रहा है। कोई नेगेटिव एनर्जी किसी ने कोई भेजा होता है ना, वो करता है ये काम। सही बात है। और उसने जो डॉल थी वो एक ही थी या अलग अलग डॉल थी? नहीं, उनके दो हाथ, डॉल थी, एक वो डॉल थी, एक पीछे गुजर की डॉल थी। बट वो होटल में जाके क्यों कर रही थी ब्लैक मैजिक? हाँ यार, ये घर तो पे अलग ही scene पिटती होगी ना। यार लेकिन वो ऐसे पहुंच कैसे गई यार होटल में? 25 दिन से होटल वालों को ही नहीं पता कोई रह रहा है। कुछ खाएगा इंसान, कुछ पिएगा, कमरे के बाहर आएगा, कुछ तो करेगा भाई। या तो वो लेके आई हो खाना भी पैक। भाई 25 दिन का यार, और 25 दिन का खाना लाएगी तो दिखेगा तो सही में। भाई वैसे पता है क्या, ऐसा कहते हैं ब्लैक मैजिक में ना चीजें कहीं से कहीं गायब भी हो जाती हैं, ऐसा भी हो सकता है। बर्गर वर्गर मैकडी से गायब हो गया, प्रकट हो जाती है चीजें। भाई सुइयां वुइयां प्रकट हो जाती हैं। आप एक बात बताओ, ब्लैक मैजिक में उन्हें डॉल में कुछ किया, वो तो कहीं और किसी और के साथ रहे ना। तो कितना तगड़ा वाईफाई है ये सही में यार, वाईफाई। ये कुदरती क्या उम्र थी उसकी लगभग?
उनकी एज होगी अराउंड ये 36 से 40 के आसपास. शी वॉज नॉट टू तू मच. क्या कर रहा है उसकी उम्र का? आंटी की उम्र का तू क्या कर रहा है? मैंने पूछा इसीलिए ये. भाभी आशिक लगते हो भाई भाई। लेकिन यार चल ठीक है, नॉक नॉक हो रहा है, लेकिन ये चद्दर हिलाने का तो भाई अलग ही हिसाब मतलब है। मुझे तो काफी डर लगता था. तेरे तो मेरे साथ कोई होता था- चद्दर हिलाए, तू लेटा हुआ है, क्या करेगा भाई? भागूंगा कमरा छोड़ के. भागा जाएगा वहां से तो भाई. नहीं भागा जाता. पता है मैं क्या करती मन करता है? नहीं, literally ये मैं बाहर अंदर का घुस के निकालो. और फील करती रहती थी. भाई बाहर मैं तो में भी होता पूरी रहता था. जैसे होटल के बेड में नहीं फंसी होती चादर की साली, लिकाड़ो तो निकले ही ना, ऐसे फंसा ऐसे ही दूंगा सोती उसको। थी मैं. ऐसे होता है. चद्दर में पैर होता है और आप ऐसे मुड़ रहे हो तो आपको लगता है कोई चद्दर खींच किसी रहा को है. ऐसा खींच लगता रहा है कि आपका ब्लैंकेट आपका भूत प्रोटेक्टर है. ऐसे है मेरे साथ है ऐसा. मुझे लगता है ब्लैंकेट में हूँ तो भूत नहीं आ सकता. पर तेरा तो ब्लैंकेट ही पर हटा. मेरा ब्लैंकेट ही हटा दिया वो भूत. तो जब तू ऐसे हो जाती थी और मैं क्या वो करती होता तो थी? तेरे को फील होता था बाहर कोई है. बाहर कोई है नहीं. मैं जैसे मेरा ब्लैंकेट हटाया ना, मैं ब्लैंकेट ओढ़ के और सोच रही थी कि उठाऊं इस टाइम किसी को नहीं उठाऊं. उस टाइम पे भी वो मेरे पैर पे कुछ सेंसेशन कर रहा था. सही जो भी बता था दे, वो. तो मैं लिटरली बता रही हूँ, मैंने जागते हुए फील किया है ये सब चीजें. यार ये तो बहुत डरावनी मैंने बात एक्सपीरियंस है. किया है कि मैं जागते हुए फील करती थी वो सारी चीजें. तब मैंने उठाया अपनी मम्मी को कि भाई ये सब चीजें हो रही है. तेरे साथ हो तो तू क्या करेगा? देख मैं उठ के तो नहीं भागूंगा वहां पे. हिम्मत ही नहीं होती ना उस टाइम पे उठ या के तो उसको बुला लियो, कंबल में आजा, लौट जा मेरी गैली, एक और तकिया लगा दियो। उसे कंबल में लौटा के पाद मार दूंगा और कंबल ऐसे जाम कर लूंगा. ले अब मर यहाँ. लेकिन वो दिख नहीं रहा. दिख नहीं रहा ना. दिख नहीं रहा भाई वो. और सोच उसे पाद की खुशबू, पाद उसे खुशबू लग रहा है कि भाई फ्रेग्रेंस है। एक्टिव हो गया. भाई ये कानपुर का है और कानपुर में ये आज से 40-45 साल पहले हुआ. एक साधारण सा इंसान जिसका नाम था रामकरण, जिसके मम्मी पापा इस दुनिया में थे नहीं और उनकी ज़मीन जायदाद थी. ज़मीन जायदाद में खेत, जहाँ पर बुआई वगैरह हुआ करती थी, खेत खलियान हुआ करते थे रामकरण के. और रामकरण सिर्फ इसी चाह में था कि कोई एक अच्छी जीवन साथी मिल जाए और किस्मत से वही हुआ कि एक अच्छी जीवन साथी उन्हें मिली. वक्त बीतता गया और उनसे 6 बच्चे हुए, 6 के 6 लड़के. सबसे छोटे वाले की जो उम्र रही 4 साल, सबसे बड़े वाले की जो थी वो 17 साल. अच्छा खासा समय था, बहुत खुशहाल परिवार था. इनके जो लड़की के मम्मी पापा थे वो रहते थे कानपुर से कुछ 20-30 किलोमीटर दूर. तो उस टाइम पे घोड़ा गाड़ी हर किसी के पास हुआ नहीं करती थी. रामकरण अपना जो आना जाना था वो साइकिल पे ही किया करता था. बच्चों को ले जाना, घुमाना फिराना, सब कुछ जो था, घर में अच्छा खासा प्यार मोहब्बत सब कुछ थी. एक टाइम पे जो रामकरण की वाइफ थी, उनको पता नहीं पेट में क्या डिसीज़ हुई या फिर क्या पेट में हुआ, समझ नहीं आया. उनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लगा. अब जब आपस में बातचीत होती है तो उस टाइम पर नहीं थी ये सारी अल्ट्रासाउंड वगैरह की टेक्निक. तो जो गांव में वैद्य हुआ करते थे वो इलाज करवाया करते थे. तो वैद्य के पास ये लोग जाते थे और वो कुछ अपनी तरफ से आयुर्वेदिक दवाई दे देते थे, जो बहुत गर्म दवाइयाँ होती थी, जिससे अगर पेट ठीक हो गया तो कोई और बीमारी हो गई, उससे कोई और बीमारी हो गई. वक्त चलता रहा, बीतता रहा, लेकिन ये कभी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए कि किसी बड़ी हॉस्पिटल या बड़े किसी दवाखाने तक पहुंच जाए जहां पर ठीक हो जाए. 1 साल उस सिचुएशन में ये रही रामकरण की जो वाइफ थी और फिर ये एक्सपायर हो गई. इन्होंने अपने जीवन को अलविदा कह दिया. धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा. अब रामकरण को ये तो समझ में आ गया था कि यार मैं अकेला वो इंसान हो गया हूँ जो मेरे को अपने 6 बच्चों को संभालना है. और सबसे छोटे वाले बच्चे 4-5 साल 6 साल के जो बच्चे बार बार पूछ रहे हैं मम्मी कहाँ है, उनके लिए तो वो सारी चीज़ें ऐसी थी कि समझ में ही नहीं आ रही. तो रामकरण का उस टाइम पे जो उपजाई थी, मतलब खेतों का जो फसल थी, उसका सीज़न आ रखा था. तो रामकरण ने सोचा कि मैं एक काम करता हूँ, अभी 6 के 6 बच्चों को थोड़े टाइम के लिए नानी के पास छोड़ देता हूँ इनकी, और मैं अभी फसल पर ध्यान देता हूँ. इन सब इमोशनल चीज़ों में फसल का काम रह जाएगा. तो रामकरण क्या करता है, वही साइकिल पे एडजस्ट करके 2-3 को आगे बैठाया, 2-3 को पीछे बैठाया, निकलता है अपने सीधा नानी के वहाँ पहुँचता है और नानी से बातचीत करता है. तो उस टाइम पर नानी का मुंह बना हुआ था, जैसे होता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर भी थोप रहे भाई. नाना जी फिर भी खुले हाथों से बच्चों को स्वीकार लिया कि आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है. अब उस टाइम पे ये था कि नानी बार बार बोल रही थी कि ठीक नहीं हुआ. अब ठीक नहीं हुआ वो तो सबको ही पता है, लेकिन उस चीज़ का करा क्या जाए.
रामकरण बताते हैं वहाँ पे कि ऐसे ऐसे हो गया, तो फसल अब मेरे को संभालनी है, बच्चों को मैं संभाल नहीं सकता, और कब तक मैं पड़ोसियों के पास बच्चों को छोड़ूंगा। 1 दिन 2 दिन, अब तो ऐसा हो रहा है कि पड़ोसी भी बोल देते हैं कि उनको भी काम है, हर किसी को कोई ना कोई काम रहता है, और आधे से ज़्यादा तो खेतों में ही जाते हैं। उनकी नानी ने बोला कि ठीक है आप हमें बता दो कब तक आप आओगे, तब तक हम बच्चों को संभालते, फिर आप देखना। लेकिन जाते जाते ना नानी दिमाग में एक बात डाल देती है कि तुम्हारी उम्र अभी इतनी ज़्यादा नहीं हुई है, तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, कम से कम बच्चों को संभालने वाला कोई तो होगा। हमारी उम्र रही कितनी है अब, 10 साल 20 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल। रामकरण उस चीज़ में मतलब था ही नहीं, उसे ये था कि नहीं भाई, मतलब एक होता ना इंसान को बार बार पुराने दिन याद आते कि मेरी अभी बीवी को मरे कितना टाइम हुआ है, और ये मेरे को दूसरी शादी के लिए बोल रहे, 6 बच्चे हैं, कोई आएगी तो क्या संभालेगी। रामकरण ने ध्यान नहीं दिया, वो साइकिल उठाते और अपने घर वापस आ जाते हैं। ये अपनी फसल पे ध्यान देना शुरू करते हैं। फसल वगैरह जो लगी हुई थी, उनका दिमाग यही चल रहा था कि भाई मेरे को पैसे इकट्ठा करना है, बच्चों की परवरिश करनी है, और वैसे ही किसानों को इतना ज़्यादा पैसा मिलता नहीं उनके फसल का। फिर भी ये अपनी फसल के 2-3 महीने निकालते हैं, उसके बाद डिसीज़न बनाते हैं कि अब मैं अपने बच्चों को लेके आऊँगा। ये साइकिल उठाते हैं, अपने बच्चों को लेने के लिए निकलते हैं नानी के घर पे, और रास्ते में जब ये जा रहे थे तो इनका ध्यान पड़ता है कि साइड में ही एक बुज़ुर्ग आदमी पेट पकड़ रखा है और बहुत दर्द में है। तो ये वहाँ पे उस आदमी के पास जाते, बोलते बाबा क्या हुआ। सरल इंसान, व्यवहार के अच्छे थे, इन्होंने पूछ लिया, और वो बुज़ुर्ग आदमी बताता है कि बेटा मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, अगर तेरे को कोई दिक्कत नहीं है तो थोड़ी सी आगे मेरी कुटिया है, मुझे वहाँ तक छोड़ दे। इसने पहले तो सोचा कि यार मेरे को बच्चों को भी लेके आना है, इसको छोड़ूंगा तो मैं काफ़ी लेट हो जाऊँगा। फिर दिमाग में यही आता है कि चल के भी कैसे जाएंगे बाबा, तो इसने बोला ठीक है बाबा आप पीछे बैठ जाओ। अब ये चलना शुरू करते हैं। तो जैसे रामकरण थे, उन्होंने बाबा से पूछ लिया कि बाबा क्या हुआ, आप ऐसे कैसे बीमार हो गए चलते फिरते। तो बाबा बताना शुरू करते कि बेटा मैं क्या करूं, हमारी तो मजबूरी है। गांव में हम रहते थे तो वहाँ पर हम नीची जाति से हैं, तो ऊंची जाति वाले हमें बहुत डांटते हैं, मुंह नहीं लगाते, तो हमें खेतों में अपनी कुटिया बनानी पड़ी। एक मेरी लड़की है, गांव वाले उस पर भी गंदी नज़र रखते थे, तो ऐसे ऐसे मैं अपने गांव से खिसक के यहाँ पे आ गया। अब फिर इसने पूछना शुरू करा रामकरण के बारे में कि आप क्या कहाँ जा रहे हो, यहाँ से कैसे निकलना हुआ। तो इसने बताया रामकरण ने कि ऐसे ऐसे 6 बच्चे हैं, बीवी एकदम से ऐसे ख़त्म हो गई, ज़िंदगी उजड़ सी गई है, और दूसरी शादी के लिए बोल रहे हैं, ऐसा ठीक नहीं होता, फसल भी इस बार इतनी अच्छी नहीं हुई, पैसे भी पता नहीं कैसे होंगे, अब बच्चों को लेने जा रहा हूँ, पता नहीं बच्चों को कौन संभालेगा। तो ये रामकरण तो भरा बैठा था, इसने सब कुछ उस बाबा के आगे बोल दी। बाबा ने बोला कि ठीक है बेटा कोई नहीं, दोनों ही दुख में है, वो कुटिया आ गई मेरी, यहीं पर मुझे छोड़ दो। तो जैसे ही रामकरण साइकिल उठाते ना जाने के लिए, तो बाबा पीछे से बोलते कि बेटा वैसे जैसे तुम्हारी जो सासू माँ है वो सही तो कह रही है, तुम्हें शादी तो कर लेनी चाहिए, अब 6 बच्चों को कौन संभालेगा। तो रामकरण ने बस ऐसे देखा, लुक दिया, और फिर वो पुरानी यादों में अपने, उनकी वाइफ का नाम रीना था, तो वो अपनी रीना के बारे में सोचने लगे और आगे बढ़ने लगे। फिर एकदम से जो बाबा थे बोलते बेटा सुनो, तो मैं ये कह रहा था कि मेरी भी एक बच्ची है, और मुझे तुम्हारा व्यवहार बहुत अच्छा लगा, मैं परख रहा था तुम्हें, और तुम्हें लगे तो तुम मेरी बच्ची से शादी कर सकते हो, वैसे भी गाँव का कोई आदमी मुझे ठीक नहीं लगता। उस टाइम भी रामकरण ने इस बारे में कुछ नहीं सोचा, वो बोलते ठीक है बाबा मैं सोचूंगा, देखूंगा, बताऊंगा। ये पहुंचते हैं सीधा अपनी ससुराल में, सासू माँ के पास। तो वहाँ पर फिर वही बातें चल रही है कि भाई तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते, दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते। तो इनके दिमाग में ये चल रहा होता है, यार जहाँ जाता हूँ यही टॉपिक चलता रहता है, और पुरानी यादों से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो वो जो नानी थी वो खूब बोलती है इन्हें कि तुम्हें कर लेनी चाहिए, शादी कर लेनी चाहिए। बोलते हैं ठीक है मैं इस बारे में विचार बनाऊंगा, आपको बता दूंगा। ये अपने बच्चों को लेके अपने घर आ जाते हैं। अब बच्चों को जब घर लेके आ जाते हैं, अगले दिन ये खेत में जा रहा है, 2 बच्चे किसी पड़ोसी के हैं, 2 बच्चे किसी और पड़ोसी के। सबसे जो बड़े वाले थे वो तो 17 साल के बच्चे कहाँ ही बात करेंगे, वो तो यूँ है कि यहाँ चल रहा है जो ज़िंदगी में चल रहा है, कभी बाप का हाथ बटाने चले गए खेतों में तो ठीक है, वरना अपने पढ़ाई लिखाई चल रही है, जो भी नॉर्मली चीज़ें चल रही हैं। क्या हुआ, सबसे छोटे वाला जो बच्चा था अचानक से उसकी तबीयत ख़राब होती है। तबीयत ख़राब हुई तो पड़ोसियों ने बताया कि आपके छोटे वाले बच्चे की तबीयत ख़राब है। उसको दवाई वगैरह दिलवाई, वैद्य से दवाई दिलवाई, और फिर एक दिन क्या हुआ, सबसे छोटे वाला बच्चा उनका एक्सपायर हो गया। और जिस कंडीशन में हुआ वो कंडीशन बड़ी अजीब सी थी। वो कंडीशन कुछ इस तरीके की थी कि बच्चा जो था वो कुछ अलग ही स्थिति में गया इस दुनिया को छोड़ के। इसको समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या। अब भाई उधर से वो आए, सासू माँ वगैरह आए, बच्चे को देखा कि यार ये तो चला गया और तुम क्या ध्यान रखोगे, मुझे नहीं लग रहा कि तुम ध्यान रख पाओगे, ऐसा है वैसा करके। तो फिर दोबारा इस पर दबाव डाला कि तुम्हारे 5 बच्चे बचे कम से कम उनका तो ध्यान दे लो।
तो तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, ऐसे कर लेनी चाहिए। फिर ये बताते हैं अपनी सासू माँ को कि ऐसे ऐसे मैं जब गया था ना तो वहाँ पे एक बाबा थे और उन्होंने अपनी बच्ची के बारे में बताया था, तो अगर मैं करूँगा तो एक बार उनसे कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा वैसे तो व्यवहार किसी से मिल नहीं रहा था, उस बाबा से मेरा थोड़ा व्यवहार मिला था। तो अब वो सासू माँ गुस्सा होगी कि क्या कोई रोड पे मिल जाएगा तो तुम किसी से भी कर लोगे, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो ये बोलते हैं कि एक काम करते हैं, हम एक बार मिल लेते हैं उनसे, मिल के उनका थोड़ा सा आपको भी व्यवहार समझ में आ जाएगा। अभी अपनी सासू माँ को लेने अगले दिन जैसे सब कुछ क्रियाक्रम करके अगले दिन लेके जाते हैं उस कुटिया के पास, तो वहाँ पर वो लड़की खड़ी होती है, उसका नाम रानी था, पहले वाली का नाम रीना था, इसका नाम रानी है। तो जब ये वहाँ पे पहुँचते हैं, लड़की दिखने में सुंदर थी, तो सासू माँ ने बोला कि बेटा तेरा वो बाबा कहाँ है, बाबा को बुला। तो वो लड़की बताती कि बाबा तो अभी 1 हफ्ते पहले गुजर गए। तो बोलते कि तू यहाँ पे अकेली क्या कर रही है? बोली मेरे को जो बाबा ने बताया था ऐसे सब्जी उगानी है, ये करना वो करना, मैं तो वही कर रही हूँ। तो वहाँ पे रामकरण समझ गया कि भाई इसका भी व्यवहार ठीक है बात करने में। तो रामकरण बोलते हैं कि अगर आपको दिक्कत ना हो तो ऐसे ऐसे आपके बाबा ने मेरे से बात की थी। तो लड़की भी बोलती है कि आप रामकरण हो, और बाबा ने मुझे बताया था आपके बारे में, आपने उनकी एक बार जान बचाई थी ऐसे ऐसे। तो रामकरण बोलते हैं काम करो, आप हमारे साथ हमारे घर चलो। ये उन्हें अपने घर लेके आ जाता है, दिखाते हैं 5 बच्चे हैं, ऐसे ऐसे अगर आप इनकी देखभाल कर सकते हो तो आपका भी कोई नहीं है, मेरी ज़िंदगी में भी कोई नहीं है, ऐसे ऐसे आप बच्चों का थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो तो हम शादी कर लेते हैं। भाई ये शादी कर लेते हैं, लाइफ आ जाती है दोबारा ट्रैक पे, ठीक है। अब रामकरण की ज़िंदगी थोड़ी सरल हो गई, वो अपने खेत में जा रहा, बच्चे हैं आराम से। लेकिन जो सबसे 2 बड़े बच्चे हैं वो तो फिर भी बात नहीं कर रहे, उन्होंने कभी उसको अपनी माँ स्वीकार ही नहीं, रानी को। वो अपनी जो असली माँ थी रीना, उसी के ही दिमाग में रहते थे कि वही हमारी माँ थी, ये आ गई बच्चों का ध्यान रखने के लिए, तो ज़्यादा अच्छे से व्यवहार भी नहीं होता था। अब कैसे ये लोग सोया करते थे, जैसे घर में घुसते ही एक बहुत बड़ा आंगन है, राइट हैंड साइड में वॉशरूम है, अंदर जाते ही किचन बाहर की तरफ, और 2 पीछे कमरे हैं जिसमें एक कमरा बच्चों को दे रखा है और एक में पति पत्नी ये सोते हैं। जब सबसे छोटे वाला अगर रोता है तो रात को वो इनके पास आ जाता है, वरना वहीं वो भाई अपने संभालते रहते हैं कि हमारा भाई हम देख लेंगे, ठीक है। इस बात को 6 महीने हुए थे, शादी वगैरह हो चुकी थी और सबसे छोटे वाला बच्चा जा चुका था। फिर जो सबसे छोटे वाले से बड़ा वाला बच्चा था उसकी तबीयत ख़राब होती है, उसको भी समझ नहीं आ रहा, पेट में दर्द हो रहा है, छोटा बच्चा था, कुछ ज़्यादा बोल नहीं पा रहा, खाना नहीं खा रहा, खाना खा रहा तो उल्टी आ जा रही है। एक दिन ये खेत में गया, जो रामकरण था, वापस आया, रात को ये लोग सोए और सुबह जब ये उठ के जाके देखते हैं दूसरे कमरे में, तो वो जो सबसे छोटे से बड़ा वाला बच्चा था जो 5वें नंबर पे था वो भी ख़त्म। और वो जो ख़त्म हुआ भाई, वो एक ख़त्म होना सबसे और अलग चीज़ थी, क्योंकि वो पूरा नीला पड़ चुका था और ऐसा लग रहा था इसके शरीर में खून नहीं है, कि पता नहीं रात को ऐसा क्या सांप काट गया, पता नहीं कौन सी बीमारी हो गई। इस दर्द को इन्होंने ये सोच लिया और कि एकदम ही खत्म हो रहे हैं। ये पहले सबसे छोटा हुआ, फिर उसके बाद उससे बड़ा हुआ, अब रह गए 4। सीरीज वाइज हम काउंट करेंगे, नीचे से अभी हम चल रहे ऊपर। भाई वो भी खूब दबा के रो रही है जो रानी है कि बच्चा ख़त्म हो गया, बच्चा ख़त्म हो गया। उसने तो दिल से लगा रखा था, सबसे छोटा था तो रहता था उसके पास, ठीक है भाई। वक्त गुजरता रहा, ये वक्त भी टल गया। इसके बाद क्या हुआ, अब जैसे खेत पे वो जाया करता था रामकरण, अपने दोनों सबसे बड़े वाले बच्चों को साथ ले जाया करता था कि हाथ बंटवाने ये सब कुछ। जो उससे 2 ऊपर बच्चे थे उन दोनों की एक साथ तबीयत ख़राब हुई, 5-6 महीने के डिस्टेंस में फिर दोबारा उनकी तबीयत ख़राब हुई। एक रात क्या हुआ, सोए, अगले दिन उठे, वो दोनों बच्चे भी सेम पोजीशन में ख़त्म मिले, नीले पड़े, दोनों नीले पड़े हुए हैं, ऐसा लग रहा है शरीर में खून नहीं है। बैक टू बैक हो रहा अब। 4 बच्चे ख़त्म हो गए, सबसे पहले छोटा गया और फिर उससे बड़ा गया, फिर उससे 2 बड़े चले गए, अब रह गए 2 बड़े बच्चे। गांव वाले इकट्ठे हुए और गांव वाले रामकरण को बोलते कि ऐसा है, तुम कुछ अपना ऊपरी दिखवा लो, क्योंकि इनकी माँ मरी थी जो रीना थी, ऐसा ना हो कि वो ही लेके जा रही है बच्चों को, कि ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। तो माँ की ममता कभी कभार रह जाती है और कभी कभार ले जाती है। तो रामकरण की एकदम से आंखें खुल गई कि मैंने इस बारे में तो सोचा ही नहीं कि कहीं रीना जो इनकी गुजरी हुई माँ है वही तो नहीं लेके जा रही है अपने साथ। ये जाता है एक बाबा के पास, बाबा के पास जाता है, और जो बाबा इन्हीं के घर से 2-4 किलोमीटर दूर रहते थे उनके पास जाता है और जाके बोलते हैं कि बाबा मेरे घर पे तो जैसे मौत का अकाल सा रखा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे घर पे हो क्या रहा है, मेरे 4 बच्चे ख़त्म हो गए। वो जो बाबा बैठा था वो बोलता है बेटा अभी तेरे 2 बच्चे भी मरेंगे, तू भी मरेगा और तेरी लुगाई भी मरेगी। और सीधा ऐसे ही बोलता, सीधा बोल दिया कि तुम बचने वाले नहीं हो और तुम्हें कोई बचाने वाला है भी नहीं, तुम सब मरोगे। ये पूछने लगा कि बाबा ऐसा क्या हुआ।
बोला अभी तू ये मत सोच ऐसा क्या हुआ, जिस चीज़ के लिए तू आया है ना अपने बच्चों को बचाने के लिए, उसी पे ध्यान दे। तो ये बोलता है कि मैं कैसे बचाऊं बच्चों को। बोलता है कि जब तक तू सोएगा नहीं तब तक तू भी जिंदा रहेगा, तेरे बच्चे भी जिंदा रहेंगे और तेरी लुगाई भी जिंदा रहेगी। जैसे ही तू सोएगा मरेगा। ये अपने घर पे आता है वापस। अब इसके दिमाग में होता है कि मेरे को सोना नहीं है। भाई जो खेत से काम करके आता है ना, उसकी एनर्जी वैसे ड्रेन हो जाती है। रात के 2 बजे उसकी पता नहीं कब आँख लग गई। सुबह वो उठा, जैसी 4-5 बजे सुबह आँख खुली ना, एकदम से भाग के गया दूसरे कमरे में, देखा चलो सब कुछ नॉर्मल है। मतलब बाबा ने जो बताया था वो तो नहीं हुआ जो होना चाहिए था। सुबह हुई, खेत गया, खेत से आते टाइम बाबा के पास गया और बाबा को बताया कि बाबा ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। बाबा ने बोला कि वक्त के ऊपर छोड़ दे, कोशिश करियो, सोइयो मत। बाबा ये बोल के चले गए। अब वहाँ बैठा था शिष्य। शिष्य इसे जानता था। वो बोलता है रामकरण क्या हो गया, बड़ा आजकल तेरा इसमें धाम में आना हो रहा हमारे। बोला भाई बाबा तो बोल के चले गए सोइयो मत, मैं खेत से काम करके आता हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे को नींद ना आए। मेरे को नींद आती है। आदमी वैसे भी सोएगा ही अगर, मतलब ये तो बात ही है। हाँ शिष्य ने बोला देख भाई बाबा ने बोला है तो कुछ तो होगा, तू एक काम कर, तेरे को मैं एक सॉल्यूशन देता हूँ, उस सॉल्यूशन को कर ले, 2-4 रात तो तेरे को नींद नहीं आएगी। ये बोला क्या करूँ। बोला जाते ना कहीं पर कट मार लियो, हाथ पे पैर पे कट मार लियो और उस पर नमक लगा लियो। उस टाइम पे यही सॉल्यूशन थे 40-50 साल पहले। कोई ना दवाई ना कुछ ना ये। बोला जहाँ कट मारेगा वहीं नमक लगा लियो तो पूरी रात तड़पता रहेगा, नींद तुझे आएगी नहीं। अगर बच्चों को बचाने के लिए गुरुजी ने बोला तो कर ले। भाई ये जाता है अपने घर पे, पैर पे मारता कट और उस पर लगा लेता नमक। अब ये पूरी तड़प रहा है, बुरी तरीके से तड़प रहा है। रात के 2:30-3 बजते ही जो इसके बगल में सो रही थी ना रानी, वो उठती है और दूसरे कमरे में जाती है। ये देखते हैं कि ये कहाँ चल दी एकदम से उठ के, बच्चों को देखने गई हो। फिर एकदम से इसे ध्यान आता है बाबा ने बोला था सोना नहीं है। ये जब उधर जाके कमरे में झाँक के देखता भाई इसकी जो नई बीवी थी रानी, वो 7-8 फुट की हो रखी है, पूरी सफ़ेद, उसने कपड़े नहीं पहने, लंबे सफ़ेद बाल, और वो बच्चे की तरफ घूर के देख रही है। ये समझ गया कि मैंने जिससे शादी कर ली ये ही है कोई दिक्कत। वो 7-8 फीट की हो रखी है। नॉर्मल लड़की की जगह 7-8 फीट की हो गई है। और कपड़े भी नहीं पहने कपड़े हुए। नहीं पहने, सफ़ेद शरीर, उसने बैक साइड से देखा, लंबे लंबे बाल है, सफ़ेद। इसकी सांसें ऊपर नीचे हो गई। इसने इसको ध्यान आया कि ऐसे सिचुएशन में क्या करा जा सकता है। वह अपने कमरे में वापस आया और चिल्ला के बोला रानी। तो वो वापस भाग के आई और जब आई तो बिल्कुल नॉर्मल। बोली क्या हुआ क्या हुआ। बोले तू कहाँ गई थी। बोले कि मैं बच्चों को देखने गई थी, आराम से सो रहे नहीं सो रहे। तो इसने दिमाग लगा, बोले कि मेरे पैर में आज कट लग गया इतना बड़ा, इस पर दवाई वगैरह लगा, मेरे को नींद नहीं आ रही है। तो वो अपने पट्टी वट्टी करने बैठ गई। अब ये वही दर्द का करता रहा और वो आके बगल में सो गई। अब इसे समझ में आ गया था कि क्या हो रहा है कांड, कि इसने जो नई शादी करी है उसी से ही दिक्कत हो रही है। ठीक है। जैसे ही सुबह हुई ये खेत छोड़ो सीधा गया बाबा के पास और बाबा को बताया कि ऐसे ऐसे मैंने वो चीज़ देखी है। तो बाबा बोले मैंने भी तो यही कहा था, जब तक जगेगा तब तक बचोगे, सोते ही वो तेरे बच्चों को लेकर चली जाएगी। अब इसने हाथ पैर जोड़ने शुरू करे कि बाबा बचा लो, मेरे 4 बच्चे तो वैसे ही ख़त्म हो गए, अब 2 बच्चे बचे हैं उनको भी ले जाएगी, ऐसे कैसे मैं छोड़ दूँ मेरे बच्चे। बाबा ने बोला देख बेटा, किसी भी एक बच्चे को बचा सकता है तू, किसी एक बच्चे को बचा सकता है, किसी एक को तो ये लेके जाएगी ही जाएगी। अब ये बोलता है कि मैं किस बच्चे को बचाऊं। बाप के लिए पूछा बाबा से कि ये है क्या चीज़ की। आगे खुलेगा सब कुछ। अच्छा। तो इसने बोला कि क्या कर सकते हैं। तो वो बाबा ने बोला देख सबसे बड़े वाले बच्चा तेरा 17-18 साल का है, उसने ज़िंदगी जी रखी है, उसको जाने दे। और जो 5वें नंबर का बच्चा है वो तेरा अभी 14-15 साल का है, उसे जीने दे। सबसे बड़े वाले ने जो सबसे ज़्यादा ज़िंदगी देखी है उसका बलिदान कर और उससे नीचे वाले को रहने दे। अब ये बोलता है फिर करूँ क्या। तो ये बोलता है एक काम कर, जो 5वें नंबर का बच्चा है ना, जो छोटे वाला है जिसे बचाना है, उसको आज कोई भी ठस्सा दे के किसी पड़ोसी को सुला दे। ये बोलता है और कोई चारा कुछ ऐसा हो जिससे मैं बच सकूं। सीधा बोलता है और कोई ऑप्शन नहीं है, ज़्यादा दिमाग चलाएगा तो दोनों बच्चों को ले जाएगी वो, एक को तो बचा कम से कम। यह आता है घर पे वापस। अब जो इनकी पूरी प्लानिंग हुई थी कि बाबा मैं बचूंगा कैसे इन सब चीज़ों से, अगर मैं आपके बताए रास्ते पे चल रहा हूँ। तो बाबा बोलते देख ऐसा है, जैसे ही आज रात वो तेरे बच्चे पे हमला करेगी, तू मेरे पास आएगा और मैं अपने शिष्यों के साथ तैयार बैठा रहूँगा। आगे मैं बताऊँगा क्या करना है, बस तू इतना ध्यान में रखियो, तेरा बच्चा गायब हो और तेरे को भाग के मेरे पास आना है। ये बोलता है ठीक है। वो ही अपने कट मारा होता है, पैर में नमक लगाया होता है, दर्द हो रहा होता है। ये देखता है 2:30-3 बजे वो उठी, जो रानी थी, दूसरे कमरे में गई,
अब जैसे ये होता है ना कि मैं एक बार बचाने की अपने बच्चे को कोशिश करूं, ये उस कमरे में घुसा और देखा रानी जो थी वो हवा की स्पीड से वहां से बच्चे को लेके हाथ में गायब। दीवार आर पार। दीवार तो भाई वो बताया था ना, कमरे के बाहर ही आंगन था, वो पार गई। ये बस यूँ चिल्लाता रह गया रानी, इतने में तो वो हवा में पार गई। बच्चे को हाथ में उठा के, चुड़ैल डायन जो भी हो, पिशाचनी, आगे पता चलेगा। ये भागा सीधा बाबा के पास। बाबा वो तो ले गई। वो शिष्यों के साथ खड़े होते कि चलो फटाफट। इसको बोलता रामकरण को, मेरे को वहाँ पे लेके चल जहाँ पे वो बाबा और कुटिया और वो बच्ची तेरे को मिली थी। भाई ये भागे वहाँ जाते हैं। वहाँ पे कुछ नहीं होता, सिर्फ एक पीपल का पेड़ होता है। मतलब रामकरण के साथ छलावा हुआ था, सिर्फ और सिर्फ एक पीपल का पेड़। ये देखना शुरू करते हैं। बाबा को बोलता, बाबा आपने तो बोला था मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा, आप बचा लोगे। बोलता बच्चे को देखना शुरू करो इधर उधर। तो पीपल के पेड़ के पीछे सबसे बड़ा वाला बच्चा पड़ा हुआ था इनका। अब उसे उठाए तो वो उठे ना, और कोई भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ वो 6 नंबर का सबसे बड़ा जो बच्चा था वो बेहोश पड़ा था। बाबा ने अपना अभिमंत्रित पानी वानी मारा, फूक वहाँ जो भी था फूका वहाँ पे। बच्चा होश में आया, उससे पूछना शुरू करा, तू कैसे आया यहाँ पे, तेरे को मालूम है? बोलता है मैं तो सोने के लिए लेटा था, उसके बाद तो मुझे कुछ याद ही नहीं है। अब ये बोलते कि ये हो क्या रहा है। जो बाबा थे वो बोलते एक काम कर, मुझे अपने ससुराल में लेके चल, तेरी सासू ने तो देखा था ना उस लड़की को, यहाँ पे कुटिया थी ना, चल एक बार वहाँ पे तेरी सासू माँ से बात करते हैं। ये पहुँचे सासू माँ के घर पे। वहाँ लगी हुई थी भीड़। अब ये जब अंदर गए तो इन्होंने देखा कि सासू माँ उसी पोजीशन में पड़ी है, मरी हुई, और शरीर नीला और खून शरीर में है नहीं। जो नानी थी। हाँ। ये पूछना शुरू करता है नाना से, ये क्या हुआ? तो नाना बताता है भाई ये तो सोई थी और पता नहीं क्या ही हुआ, इसके कौन सा बिच्छू लड़ गया, इसके पता नहीं सांप लड़ गया, हुआ क्या समझ में नहीं आया। भाई वो जो बाबा थे वो अपना दिमाग चलाना शुरू करते हैं कि यहाँ पे कुछ तो गलत है। आगे पीछे लोगों से बातचीत करते हैं कि यहाँ पे कोई साला तांत्रिक वांत्रिक रहता है क्या, जो कोई नामी ग्रामी तांत्रिक हो। तो उनमें से कुछ लोग बताते हैं हाँ वहाँ पे तांत्रिक रहता है। ये बोलते चलो बेटा सारे वहीं पे, लठ लेके वहीं पहुँचो। तो रामकरण ने भी बोला कि भाई इस गांव में हादसे होंगे, मेरे साथ भी हुआ है, चलो मेरे साथ। तो ये लेके वहाँ पहुँचते हैं। अब जब वहाँ पहुँचते तो वो तांत्रिक सामने बैठा होता है बिल्कुल चौड़ा हो के, बढ़िया लठ वठ पकड़ के, और बगल में उसका घर था जिसमें उसके बच्चे बीवी थे। तो ये बाबा पूछना शुरू करते कि तू अपने आप से बताएगा या तेरे को मार के पूछना शुरू करे। अब वो था वो आघोर तांत्रिक, वो ऐसे कैसा मुँह खोलेगा, मैंने कुछ नहीं करा, मेरे पास क्यों आए हो, मैंने कुछ नहीं करा, मेरे पास क्यों आए हो। गाँव वाले सीधा भागे, बीवी को पकड़ा, बच्चों को पकड़ा कि सच सच बता दे नहीं तो ख़त्म कर देंगे। वो जो बंदा बताते हैं वहाँ पे तांत्रिक जो आघोरी था, बताता है मैंने कुछ नहीं करा, जो करा है इन बच्चों की नानी ने करा है। बोलते बच्चों की नानी ने? बोलता हाँ, वो जब वो नानी लेके आई थी इनको 6 के 6 बच्चों को यहाँ पे। ये बोलते अब सच बता हुआ क्या था। तो ये बताते तांत्रिक बता रहा कि जब उस नानी की लड़की गुजरी थी, मतलब रामकरण की वाइफ जब गुजरी थी, तो नानी को ये लगा कि उसकी जो बेटी गुजरी है वो गुजरी इसलिए क्योंकि रामकरण ने उसका इलाज नहीं करवाया। वो इतनी ज़्यादा चिढ़ गई थी जब रामकरण अपने बच्चों को छोड़ने गया था तो वो ना खुश थी। जैसे ही रामकरण अपने बच्चों को छोड़ के फसल के काम से गया तो ये सीधा तांत्रिक के पास लेके गई कि इन 6 के 6 बच्चों की बलि चढ़ानी है मेरे को। इनकी माँ ख़त्म हुई और इनके बाप ने जो है मेरी बेटी ख़त्म करी है, इनकी बलि चढ़ानी है। तो वो तांत्रिक बोला मुझे क्या मिलेगा? तो वो बोली बलि चढ़ा और जिसको देनी है दे। और बस ऐसे ही बलि चढ़वानी थी, उसको कुछ बदले में कुछ नहीं चाहिए था, उसी को ही नानी को कुछ नहीं चाहिए। नानी को तो ख़त्म होते देखना सब कुछ, कि रामकरण के चेहरे पे मुझे वो दुख देखना है जो मैं आज अपनी बेटी को खो के देख रही हूँ। बोली इन सब की बलि चढ़ा और अपने जो करना कर, मेरे को नहीं पता, मेरी बच्ची के लिए मुझे इंसाफ चाहिए। वहाँ से तांत्रिक दिमाग देते हैं कि देखो अभी अगर बलि चढ़ गई तो आप पे इल्ज़ाम आएगा, एक बार रामकरण को आने दो और बच्चों को वापस ले जाने दो, उसके बाद मैं अपने आप सब कुछ करूँगा। भाई उसके बाद उस तांत्रिक ने क्या करा, नानी को बोला कि आप कल बच्चों को लेके मत आना, कल आप खाली हाथ आना, मैं बताऊँगा आपको करना क्या है। जब अगले दिन ये जाती है नानी, तो वो तांत्रिक बोलते हैं कि आपको उसको बस ये फोर्स करने कि वो शादी करे, दूसरी शादी करे। वो जो पूरा छल था ना वो तांत्रिक ने रचा था कि वो बुड्ढा जो मिला, उसकी कुटिया, उसकी बेटी, सब कुछ छलावा था वो। इसने क्या करा था, जो तांत्रिक था इसने क्या करा, जो इसको पिशाच की सिद्धि थी ना, इसने एक रात जब नानी को बोला था आप कल आना, उस रात अपने पिशाच जो गुरु थे उससे बात करी कि ऐसे ऐसे जो है वो बलि आ रखी 6 और भोग चढ़ाऊंगा आपको। तो पिशाच ने बोला कि पूरा छल रचा जाएगा
और ऐसे ऐसे उस रास्ते पे ऐसे ऐसे उसको वो मिलेगा, पर सबसे बड़े वाले लड़कों की बलि मुझे चाहिए। जो पिशाच था सबसे बड़ा, उसने बोला सबसे बड़े वाले बच्चों की बलि मुझे चाहिए, 2 की, और दो पिशाच मैं अपने दे रहा हूँ, एक 2 की बलि लेगा, एक 2 की बलि लेगा। 4 तो जा चुके थे, 2 बचे थे, वो सबसे बड़े वाले पिशाच के थे। पिशाच ने क्या कर रखा था, 5वें नंबर के बच्चे की आहुति के लिए पूरा प्रोग्राम रच रखा था उस पेड़ के पास। हुआ क्या, लाना था 5वें बच्चे को, और बाबा को पता था कि 5वें बच्चे की बलि चढ़नी है। बाबा ने 5वें बच्चे को भेज दिया पड़ोसियों के घर पे, और छठा बच्चा ये उठा के ले गए। छठे बच्चे का नंबर अभी आया नहीं था मौत का। छठे बच्चे को देखते ही पिशाच ने उसे वहीं छोड़ दिया, और जिसने ये पूरा कार्यक्रम करा था वो थी नानी। पिशाच ने उसकी बलि ले ली नानी की, कि धोखा दे दिया। हाँ। अब हुआ क्या, सारे बोले गांव वाले इसको जान से मारेंगे, वो बोले नहीं नहीं नहीं, इसको नहीं मारेंगे हम, इसको यहीं छोड़ दो, इस तांत्रिक को। अब गांव वाले ये बोल रहे ये क्या कर रहे हो आप, ये कल को किसी और के साथ करेगा। बोले नहीं नहीं, तुम चलो यहाँ से, मैं तुम्हें गांव में बताऊंगा। बाबा सबको अपने साथ लेके आ गए। अब सारे पूछने लगे कि आपने क्यों छोड़ा। बोला इसे ऐसे कर्मों की सज़ा खुद मिलेगी। जो छठे बच्चे की बलि है ना, अब वो पिशाच इसी की बलि लेगा। 5वें बच्चे की जगह नानी गई, छठे की जगह ये जाएगा अब, क्योंकि जो सब कुछ बनाया हुआ था वो सारा का सारा खराब हो गया। और पिशाच लेके ही मानता है, एक बार 2-3 कमिटमेंट दिन हो के अंदर वो जो तांत्रिक था वो खत्म। वो जो पिशाच था वो उसकी भी बलि ले गया। नानी भी गई, उधर वो करने वाला भी गया, वो 2 बच्चे बच गए, और रामकरण की जिंदगी फिर ऐसे ही बीती। भाई ये तो मूवी की कहानी लग रही है एकदम। अलग भाई। ये केस आपके पास कैसे आया, ये कैसे? रिकॉर्डिंग किसने बताया ये जो? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो बताने वाला है ना, बताने वाला हमारा जो सब्सक्राइबर है, उसका जो दोस्त है जिसके पूरे रिलेटिव में हुई थी, वो रामकरण के बच्चों का बच्चा है। जो उसने उसे बताई वो वहाँ तक हमारे तक आई है। अच्छा, तो इतनी पुरानी कहानी है। रामकरण के जो सबसे 2 बड़े बच्चे थे, उनके जो बच्चे हुए हैं, उसमें से एक ने आके सब्सक्राइबर को बताई कि हमारे परिवार में ऐसा हुआ, उसने हमें पूरी रिकॉर्डिंग में भेजा। ओ भाई साहब। और वो जो बुड्ढा था वो भी पिशाच ही था एक तरीके का, जो उसे मिला था पड़ा हुआ रास्ते में, सब चला सब वही। भाई सब। वो कौन थे, वो 2 छोटे पिशाच थे जो 2-2 बच्चों की बलि ले रहे थे, एक औरत के रूप में, एक बुड्ढे के रूप में। और ये भी अलग है, 7 फुट की हो गई 3 बजे। वो भी पिशाचनी थी। बताओ कैसा बहन ब्लैक मैजिक है। नानी का बदला, हाँ, नानी का कोहराम। सही में नानी सही मर गई, सही हुआ नानी के साथ। जो जैसा करेगा भाई भरेगा, लेकिन 4 बच्चों की बलि तो चढ़ी गई। सही में यार। और बीवी नॉर्मली मरी थी, तांत्रिक ने कुछ बताया? बीवी जो थी वो तो वो पेट दर्द की वजह से ही गई थी वो। बीमार होके मरी थी। बताओ भाई, ये भी गलत सीन होते हैं इंडिया में। भाई चल ही रहे हैं कहीं ना कहीं, हम जब बात कर रहे हैं तो कुछ पीछे हो ही रहा है। सही बात है। जनता देखेगी तो। और बताओ, नानी कर रही है भाई, कोई सोचेगा? कोई भी नाना नहीं को सोचेगा, अंदाजा भी नहीं है। कोई भी नहीं सोचेगा ये चीज। तो नाना को पता चला होगा तो नाना पे क्या बीती होगी कि असली डायन के साथ तो मैं रह रहा था। सही बात है, सही बात है। भाई इससे अगला कातिल है भाई रियल। वैसे तो अलग ही स्टोरी थी ये वाली भाई। बस ऐसे ही भेजते रहे दुनिया। जितना पुराना इंसिडेंट उतना दर्दनाक और उतना खतरनाक। हाँ भाई, ये बात तो है। पहले पहले जैसे इतनी डेवलपमेंट नहीं थी, इतने वो नहीं थे, मतलब भाई ये सब होता था ज़्यादा उस टाइम पे। तो ये वाला जो इंसिडेंट है अभी मैं बताने वाला हूँ, ये भी ऐसे ही बहुत खौफनाक इंसिडेंट है, और इसके बारे में न्यूज़ आर्टिकल्स वगैरह बहुत है। मतलब जिस सब्सक्राइबर ने हमें ये चीज़ बताई है वो ऑलरेडी वहाँ पे काम कर चुका है। मैं बात कर रहा हूँ गोवा के एक ऐसे हॉन्टेड एयरपोर्ट के बारे में, जिसके बारे में न्यूज़ में इतना सब कुछ है। मतलब आप अगर उसके बारे में लिखोगे, एयरपोर्ट का नाम तो हम नहीं लेंगे, लेकिन उसके बारे में लिखोगे गोवा हॉन्टेड एयरपोर्ट, तो आपको आर्टिकल्स भर भर के मिल जाएंगे। लेकिन हम जब भी चीज़ें सुनते हैं, देखते हैं, तो ऐसा होता है कि हमारे साथ थोड़ी ना हुआ है, हमने सुना ही तो है। ऐसे तो हमने भानगढ़ के बारे में भी सुना है, लेकिन आज भानगढ़ के जस्ट गेट के बाहर दुनिया भर के होटल्स और रिजॉर्ट बन गए हैं। इस जब तक हमारे साथ होता नहीं है, मानते नहीं है। ऐसे ही हमारा जो एक सब्सक्राइबर है, उसने हमारे सामने ऐसी ऐसी चीज़ें रखी, और उसने ये चीज़ मुझे बताई कि भाई मैं वहाँ पे काम कर चुका हूँ, और जो जो चीज़ें होती है ना, अब आपके सामने रखने वाला हूँ। और भाई जो लोग क्वेश्चन उठा देते हैं ना कि वो लैंड एक्चुअली में क्यों इतनी डिस्टर्ब है, आज मैं एक एक चीज़ बताऊँगा कि उसने जो जो चीज़ें मुझे बताई है कितनी खतरनाक है।
इसने बताया कि इसके साथ ना सबसे पहला इंसिडेंट तब हुआ था जब ये मेरे ख्याल से 8th या 9th क्लास में था। दिल्ली के रहने वाले, पर ये गोवा चले गए थे क्योंकि इनके पापा को अपना बिजनेस एक्सपेंड करना था। ट्रांसपोर्टेशन के जो है बिजनेस है इनके पापा का। जब ये लोग वहाँ पे गए तो इनके पापा ने एक ऑफिस खोला जो कि इनके घर से काफ़ी दूर था, और बीच में एक रेलवे स्टेशन आता है, मोंगल रेलवे स्टेशन, ट्रैक्स पड़ते हैं वहाँ पे, जिसको बोला जाता है वो भी थोड़े से हॉन्टेड है। तो इसके पापा एक शाम आते हैं और वो अपना पर्स भूल गए थे वहाँ पे। तो 7th 8th क्लास में था, इकलौता लड़का अपने मम्मी पापा का। तो इसके पापा ने बोला कि मेरा पर्स लेके आया, मैं पर्स भूल गया हूँ। तो ये वहाँ पे जब जा रहा था तो भी इसे उस रेलवे ट्रैक्स को क्रॉस करते हुए काफ़ी क्रीपी, मतलब एक नेगेटिव फीलिंग आ रही थी, क्योंकि जब हमें पता चल जाए यहाँ पे कुछ दिक्कत है तो वहाँ से गुजरने पे तो वो चीज़ फील होगी। इसको ऐसा लगा था। ये अपने ऑफिस पहुँचा, शटर खोला, वहाँ से पर्स लिया और सीधा निकलता है वापस। जब ये वापस आ रहा था ना तो उस ट्रैक के पास अचानक से इसे दिखता है कि कोई औरत खड़ी है जिसने रेड कलर की साड़ी पहनी है, पर उसका फेस नहीं दिख रहा। उस औरत ने क्या करा, एकदम से हाथ आगे कर दिया। अच्छा, इस रेलवे ट्रैक के बारे में भी न्यूज़ आर्टिकल में यही है जो अभी बताने वाला हूँ मैं। तो वहाँ पर जब ये मंगल ट्रैक्स के पास पहुँचा, वहाँ पर एकदम से उस औरत ने हाथ आगे करा, तो इसने वहाँ पे जो बाइक थी वो रोक ली और इसने पूछना शुरू करा कि क्या हुआ मैम, कोई हेल्प चाहिए आपको, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो अकेले, मतलब रात का काफ़ी टाइम हो रहा है, 8:30-9 बज रहे थे और उस टाइम पर उस रोड पर कोई भी आने जाने वाला नहीं था। तो उस औरत ने क्या करा, इसे बस इतना बोला कि मेरे पति मुझे लेके आए थे और मेरे पति मुझे यहाँ पे छोड़ के चले गए। दिखने में सिर्फ जो सब्सक्राइबर ने देखा कि रेड कलर की साड़ी पहन रखी थी, अच्छी खासी हाइट थी, आवाज़ बहुत मधुर थी, मतलब आवाज़ काफ़ी अट्रैक्टिव थी, और उसने यही बोला कि मेरे पति मुझे यहाँ पे छोड़ के चले गए। तो इसने सुना और फिर शक्ल देखने की कोशिश करी तो फेस नहीं दिख रहा था। फिर इसने पूछा कि मैम आप मुझे बता दो आपको कहाँ छोड़ना है, क्योंकि रात का टाइम यहाँ पे ठीक नहीं होता। तो उस औरत ने क्या करा, उस टाइम पे कोई भी जवाब नहीं दिया। तो इसने फिर पूछा कि आपको कहीं छोड़ना है, आप बोल नहीं रहे हो, क्या हुआ, सब ठीक है, आप बोलोगे तो मैं कहीं छोड़ देता हूँ आपको, बस स्टैंड, रेलवे स्टैंड, ट्रैक, कहीं पे भी आपको जाना हो। तो इसने क्या करा, बस एक बार जैसा होता है ना, घूंघट उठा के ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी, ज़ोर ज़ोर से। और उस टाइम पर जो सब्सक्राइबर था उसने बताया, भाई मुझे जो दिखा फेस बिल्कुल ब्लैक था, मतलब बस कुछ शैडो खड़ी थी, उसका ना तो कोई आकार था ना कुछ था, बस एक औरत सी जो बस मतलब ऐसा लग रहा था कि कुछ औरत नहीं है, वो अंधेरे में कुछ ब्लैक ही खड़ा था, बस साड़ी ऊपर से थी। इसने बताया कि उस टाइम पे मेरे दिमाग में आया कि मेरे पापा ने मुझे बस इतना बताया था कि कुछ भी हो हनुमान चालीसा बोलते हुए निकल लियो। इसने बाइक स्टार्ट करी, गिरते पड़ते वो बाइक स्टार्ट करके सेल्फ मार के अपने घर पे आ गया। अब यहाँ से इसके साथ ये ट्रॉमा स्टार्ट हो गया। इसके घर में जैसे ही आया इसकी तबीयत ख़राब हो गई। इसने अपने घर पे बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, पहले किसी ने भरोसा नहीं करा। उसके बाद इसके साथ जो चीज़ होने लगी कि आज भी ये बंदा, कब हुआ था इसके साथ, जब ये 7वीं 8वीं में था, आज भी ये बंदा अकेला सो नहीं पाता अपने घर में। अगर इसे पता चल गया कि मेरे घर में कोई नहीं है तो इसे नींद नहीं आएगी, इतना ज़्यादा ये डरा हुआ रहता है। जब इसको चेक करवाया था ना काफ़ी टाइम तक, जब इसकी तबीयत ख़राब रही और ये ट्रॉमा से गुजरता रहा, रात रात भर चिल्ला के उठता था, तो किसी तांत्रिक ने बताया था कि ऐसे ऐसे ये एक्चुअली में वहाँ उस ट्रैक पे उस औरत से टकरा गया। अब हम आते हैं कि उस मंगल जो ट्रैक है, रेलवे ट्रैक, उसके बारे में अफवाह क्या है। उसके बारे में ये अफवाह है कि राजस्थान से कोई कपल आया था और वो जो आदमी था वो अपनी बीवी को वहीं छोड़ के चला गया। जैसे छुटकारा पाना था तो उसे छोड़ के चला गया, तो उसकी बीवी ने क्या करा, ट्रेन के नीचे आके अपनी कुर्बानी दे दी, मतलब एक तरीके से दुनिया को अलविदा कह दिया। अब उसकी जो आत्मा है वो भटक रही है और ये भी वहाँ पर है मशहूर काफ़ी। तो ये हमारा जो सब्सक्राइबर था उसी से टकरा गया था। अब इस चीज़ से गुजरते हुए उसे टाइम हुआ, फिर ये आगे मूव ऑन कर गया। इसे एविएशन में बहुत ज़्यादा शौक था कि मुझे एविएशन में जाना है, पायलट बना बनूँ, ग्राउंड स्टाफ बन जाऊँ, मतलब ये लग्जीरियस जॉब होती है, अच्छी खासी प्रोफाइल होती है। इसने दिल्ली से कोर्स करा, दिल्ली से कोर्स करने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पे भी काम करा, डबलिन एयरपोर्ट पे काम करा। उसके बाद ये पहुंचा गोवा के उस एयरपोर्ट पे। अब हम आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा उस बारे में जान लेते हैं कि गोवा एयरपोर्ट क्यों बदनाम है। वहाँ का जो ट्रैक है ना जहाँ से प्लेन टेक ऑफ करते हैं, भाई इस लड़के के अकॉर्डिंग कहते हैं कि वो जो ट्रैक है हर वेडनेसडे उसकी सर्विस होती है, क्योंकि हर वेडनेसडे वो जो ट्रैक होता है वो धंस जाता है नीचे अपने आप, हर वेडनेसडे, क्योंकि वो एक शमशान के ऊपर बना एयरपोर्ट है। हाँ, अब हुआ क्या, इसे ये सब कुछ कैसे पता चला, वक्त के साथ जब ये लोग वहाँ पर काम कर रहे थे एज अ कैबिन क्रू किसी एयरलाइंस के साथ इसने ज्वाइन किया
और इसके साथ क्या झटका हुआ ना, पहले इसे ऐसा नहीं था कि अचानक से कुछ बहुत कुछ दिख गया उस एयरपोर्ट में। जैसे एयरक्राफ्ट ये रात को चेक करने जाते थे कि कल ये उड़ान भरेगा तो सब कुछ सही है नहीं है, ये जब जाया करता था ना तो पहले तो कुछ नहीं होता था, शुरू के 5-10 दिन जैसे निकल जाते नॉर्मली। 11वें दिन जब ये एयरक्राफ्ट में देखने गया तो इसे ऐसा लगा जैसे पीछे कोई परछाई है। पहले इसे लगा कोई चोरी करने तो नहीं घुस गया, फिर लगा यार इतनी सिक्योरिटी में चोरी कैसे करेगा। तो इसने जब ध्यान से देखा, इसे पता चल गया इस एयरक्राफ्ट में कोई परछाई है। ये निकला वहाँ से भागा। जब ये वापस आया तो इसका जो दोस्त था वो अपने कैबिन में सो रहा था, वो इसके पास आया भाग के कि तूने मुझे क्यों मारा, तूने मुझे क्यों मारा। ये बोला मैंने तुझे मारा, क्या बात कर रहा है भाई। बोला भाई मैं कैबिन में सो रहा था, मेरे गाल पे किसी ने ऐसे लेटे लेटे पे थप्पड़ मारा खींच के। ये भाग के इसके पास आया। इसकी जो गर्लफ्रेंड वहाँ पे बनी थी उनके साथ भी यही सीन हो रहे थे। एयरलाइंस में जहाँ पर ये काम करते थे उसी में इसकी गर्लफ्रेंड भी बनी थी, उनके साथ भी यही सीन हो रहे थे। अब इस चीज़ की पुष्टि कैसे हो कि जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये बिल्कुल सही है या नहीं है। भाई वहाँ के जो पायलट थे ना, उन्होंने रात की एक फ़्लाइट थी जो दिल्ली से गोवा जाने वाली थी, वो इकलौती फ़्लाइट स्टार्ट होनी थी जो पायलट्स ने मना कर दिया कि हम नहीं उड़ाएंगे। और ये कहा जाता है जब वहाँ से फ़्लाइट उड़ती है तो सही में कोई औरत है जो वहाँ पर चलती दिखती है ट्रैक पे प्लेन्स के सामने। और ये भी आर्टिकल्स में है कि वहाँ पर ट्रैक पे पायलट्स को बहुत बारी जब वो प्लेन निकालते हैं रात के टाइम पर तो उन्हें कुछ दिखाया तो उन्होंने रात की फ़्लाइट्स के लिए वहाँ पे बना कर दिया कि हम नहीं निकालेंगे रात की फ़्लाइट्स। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।